Hello champs, how are you all? Welcome to my channel Maths Master Classes। आज हम करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है algebraic expression। So we will know what is algebraic expression। बिल्कुल नया है आपके लिए चैप्टर। So algebraic expression कैसे बनते हैं? उससे पहले आपको पता होनी चाहिए दो चीजें, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है वेरिएबल्स, नंबर टू आता है कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल्स क्या है और कांस्टेंट्स क्या है? ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स बना है वर्ड वेरी से। वी ई आर वाई वाई वेरी नहीं, बहुत ज्यादा वो वाला वेरी नहीं, वी ए आर वाई, जिसका मीनिंग होता है चेंज, जो चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है उसे वेरिएबल्स कहते हैं। हम रिप्रेजेंट करते हैं वेरिएबल्स हमारे अल्फाबेट से, जैसे ए बी सी डी, ये जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं इन सब की वैल्यूज चेंज होती रहती है। हम ए की वैल्यू वन भी लेट करते हैं, टू भी लेट करते हैं। सो ये सब वैल्यूज क्या होते हैं? वेरिएबल्स। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट होता है जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यूज फिक्स रहती है, उन्हें कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या बातें समझ में आई? दो बातें समझ में आई। नंबर फर्स्ट वेरिएबल, नंबर सेकंड कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी करती है, जैसे हमारे अल्फाबेट्स। और कांस्टेंट्स क्या है? जिनकी वैल्यूज चेंज नहीं होती, जैसे हमारे नंबर्स। वन है तो वन ही है, टू है तो टू ही है ना, चेंज थोड़ी ना होगा। अब इन दोनों को मिला के, जिसमें कुछ प्लस माइनस का तड़का लगा के, जैसे 4x+7, 4xy+7, ठीक है, ऐसे बनते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें ये जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, ये आपके क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, चलो जी हम देखते हैं। हमने चेक किया टर्म्स, अब हम देखेंगे टर्म्स कैसे पता चलेगी हमें। ठीक है, टर्म क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। देखो टर्म्स का वैसे तो डेफिनेशन यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगी, पर आपको सिंपल सा समझना है टर्म्स क्या है। जब आपके पास प्लस या माइनस आ जाए किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो वहां से टर्म अलग हो जाती है। जैसे मैं कहूं, अगर मेरे पास ये एक एक्सप्रेशन है 4x+7, ठीक है, तो इसमें टर्म्स कितनी है? यहाँ पे हमारे पास टर्म्स है दो। कौन कौन सी? 4x तो एक टर्म है, प्लस आया, प्लस आने के बाद जो दूसरी वैल्यू है वो हमारी टर्म टू है। तो कितनी टर्म्स है? वन टू, टू टर्म्स है। इसमें भी सेम, यानी कि प्लस वैल्यू और या प्लस से पहले प्लस के बाद जो वैल्यूज होती है, प्लस माइनस जिनके बीच में आ गया, वहां से टर्म्स अलग हो जाती है। ये तो एक टर्म होगी 4xy, और ये दूसरी टर्म हो गई 7। अगर मैं पूछूं 4 × x × y, ये एक टर्म है, दो टर्म है या तीन टर्म है? तो ये एक ही टर्म है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी प्लस माइनस का साइन नहीं आया। ठीक है, जैसे ये 4 × x था, तो ये 4 × x, 4 × x ये तो है, तो ये तो सिंगल टर्म ही है। 4xy तो सिंगल टर्म ही है। ठीक है, मैं पूछूं खाली 7 कितने टर्म है? ये भी वन टर्म है। अगर मैं कहूँ 7x+y+3 या +z+7, ऐसे कुछ बना दूं प्लस माइनस लगा के, तो ये एक टर्म, फिर प्लस आया दूसरी टर्म, फिर प्लस आया फिर तीसरी टर्म। तो प्लस माइनस से आपको पता चल जाएगा टर्म्स का। टर्म क्या है? टर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स जैसे अभी हमने जाने, जैसे ये 4xy है, ये एक कंप्लीट टर्म है अपने आप में। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 4 भी फैक्टर है, x भी फैक्टर है, y भी फैक्टर है, और इन्हीं की मल्टीप्लीकेशन से टर्म बनती है। तो बेसिकली टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। यहाँ पे देखो, ये 4xy के 4 भी फैक्टर था, x भी फैक्टर था, y भी फैक्टर था, और इन्हीं के मल्टीप्लीकेशन से, इन्हीं के प्रोडक्ट से एक टर्म बन जाती है। ठीक है, और अलजेब्रिक फैक्टर्स वही रहते हैं जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4xy था, तो ये इट इज अलजेब्रिक फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स कंटेनिंग वेरिएबल्स, इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। ठीक है, अभी हम आगे चलेंगे धीरे धीरे। फैक्टर्स, कोफिशिएंट, ये सब चीजें एक्सरसाइज में पता करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं, पोलिनोमियल क्या है, मोनोमियल क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, एक या ज्यादा टर्म्स वाला कोई भी होगा पोलिनोमियल। पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपको ये सब चीजें जो है ना, बीच बीच में मैं क्लियर करता रहूंगा, वरना आपको लगेगा कि चैप्टर बोर करने वाला है, पर चैप्टर बहुत इजी है। बस आपको ध्यान देना है, समझना है थोड़ा सा। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज का। गेट द algebraic expression or in the following cases using variable, constant और अरिथमेटिक ऑपरेशन। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको कर देना है वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक नहीं करा है सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब।
ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें टाइम टू टाइम। और अगर आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आपको मिलेगा मौका अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करने का। इस वीडियो को जल्दी से अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या जितने भी आपके फ्रेंड जैसे भी एडेड है उन्हें भेज दो। चलो फर्स्ट पार्ट, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। देखो ये जो फ्रॉम वाई है, तो वाई में से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड। तो ये आपका फर्स्ट बनेगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस का साइन, और सब्ट्रैक्शन किसको करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड, जेड को सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम वाई किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम वाई, वाई में से सब्ट्रैक्ट करना है, वाई में से जेड सब्ट्रैक्ट, वाई माइनस जेड, ऐसे बनाना है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो, वन हाफ ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स एक्स एंड वाई। पहले तो आपके पास यहां से पकड़ो बाद वाली लाइन से, सम ऑफ द नंबर्स एक्स एंड वाई, सम ऑफ द नंबर्स एक्स एंड वाई, तो ऐसे तो लिखेंगे एक्स प्लस वाई का सम ऑफ द नंबर एक्स एंड वाई, और उनका क्या, उनका वन हाफ ऑफ। ऑफ आपको मैथ्स में कभी भी मिलेगा, ऑफ मीन्स आप पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, और वन हाफ का मतलब 1/2, तो दिस इज योर सेकेंड आंसर। ठीक है, थर्ड पे आओ, रीड द थर्ड पार्ट। द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। अरे वाह, द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, बस दैट्स इट। द नंबर जेड मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, खुद से जेड की मल्टीप्लाई जेड से कर दो, जेड लिख दो चाहे जेड स्क्वायर लिख दो, एक ही बात होती है, आंसर है। ठीक है, आंसर है भाई, आंसर है। फोर्थ, वन फोर्थ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन को, ऑफ द नंबर्स पी एंड क्यू, पी एंड क्यू का प्रोडक्ट, इसी को तो कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स पी एंड क्यू। इसे कहते हैं या नहीं कहते हैं, पी मल्टीप्लाई क्यू को, प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू, करेक्ट। वन फोर्थ ऑफ, इसे कहते हैं वन फोर्थ, वन अपॉन फोर वन फोर्थ, वन हाफ वन अपॉन टू, वन थर्ड वन अपॉन थ्री, वन फोर्थ वन अपॉन फोर, ऑफ मल्टीप्लाई, वन फोर्थ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू। ये बन गया आंसर है भाई, आंसर है ना, है या नहीं है। फिफ्थ, नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड। देखो ध्यान से पढ़ो, बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड, एंड एडिड मतलब बाद में ऐड करना है, पहले तो नंबर्स एक्स एंड वाई बोथ स्क्वायर्ड, दोनों का स्क्वायर, नंबर्स एक्स स्क्वायर नंबर वाई स्क्वायर बोथ स्क्वायर्ड, एंड एडिड और प्लस कर दो, एंड एडिड लास्ट में प्लस कर देंगे, दैट्स इट, आंसर है या भाई आंसर। नेक्स्ट छठा देखो, सिक्स्थ पार्ट, नंबर 5 एडेड टू द थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एम एंड एन। दोबारा पढ़ो, नंबर 5 एडेड, 5 ऐड करना है, किस में ऐड करना है, 5 एडेड टू थ्री टाइम्स द प्रोडक्ट, थ्री टाइम्स इसे कहते हैं थ्री टाइम्स, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन, एम और एन के प्रोडक्ट का थ्री टाइम्स में 5 ऐड करना है, 5 एडेड टू द थ्री टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एम एंड एन। बस इसे इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें एक्सप्रेस करना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ समझ के करना है, रटने नहीं है, लाइन को पढ़ना है और उसे समझना है एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, ठीक है, y एंड z का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्टेड, 10 में से सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, ये नहीं लिखा हुआ सब्ट्रैक्ट 10, लिखा हुआ फ्रॉम 10, फ्रॉम 10 मतलब कि 10 में से करना है, तो 10 में से कर देंगे, 10 पहले लिखेंगे, 10 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे y एंड z को। ओके, समझ में आ रही है बातें। देखो करते करते हम लास्ट पार्ट पे आ गए, सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, सम ऑफ नंबर ए एंड बी, ये होता है सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, इसे सब्ट्रैक्ट करा हुआ है किस में से, इनके प्रोडक्ट में से, दैट्स इट, ए बी माइनस ए प्लस बी, दिस इज योर आंसर। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं सर हम, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म, ये पूरा पूरा अलजेब्रिक फंक्शन इसमें ना दो है, देखो ये तो पूरी एक टर्म है, और ये ना मिला के है प्रोडक्ट, मतलब सॉरी ये था एडिशन, सम ऑफ नंबर्स। तो अगर हम माइनस नहीं ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस इसके साथ भी जाता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दो पूरा का पूरा सब्ट्रैक्टेड है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट ए इंटू बी में से सब्ट्रैक्ट किसको करा, सम ऑफ द नंबर्स को। अब इनके सम जो आया है वो ब्रैकेट में रखना बहुत जरूरी है, यहाँ पे चाहे मत रखो लेकिन यहाँ पे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई बी के साथ भी होती है, माइनस गोज इनसाइड द ब्रैकेट, माइनस ए माइनस बी, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है सब जगह,
तो 3mn लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 3mn भी एक ही बात होती है। ठीक है, समझ में आई क्वेश्चन? मजा आया फर्स्ट पार्ट में? ठीक है। आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर फैक्टर्स एंड फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। देखो सबसे पहले हम देखेंगे ए पार्ट सेकंड का। इसमें है x-3। फर्स्ट पार्ट तो यही है। अगर मैं इसका टर्म्स आइडेंटिफाइड करूंगा, तो टर्म्स कौन कौन सी है इसमें? टर्म्स हमारे पास, आपको मैंने बताया था टर्म्स को कैसे देखेंगे। दिमाग चलाओ, टर्म्स को कैसे देखेंगे? टर्म्स को चेक करेंगे प्लस से या माइनस से। अगर कहीं पे प्लस माइनस दिख जाए तो अलग अलग टर्म है, प्लस माइनस ना दिखे तो टर्म सेम है। यहाँ पे हमें एक बार माइनस दिख रहा है x-3, तो टर्म्स है हमारे पास दो। कौन कौन सी? फर्स्ट टर्म माइनस के बाद दूसरी टर्म 3, दो टर्म्स है। तो टर्म्स हम ऐसे लिखेंगे, टर्म्स x, 3। ठीक है। अब इनके फैक्टर्स भी लिखने हैं। किसके फैक्टर लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ टर्म्स। यही तो होता है जो x है उसके फैक्टर तो 1 and x ही है, या खाली x भी लिख दो। और फैक्टर्स ऑफ 3, 3 के फैक्टर तो 1 and 3 ही है, हमें पता ही है। और अगर मैं x-3 का ट्री डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ भी नहीं बनेगा, x and 3 ही बन जाएगा बस, दैट्स इट। क्योंकि x का भी कोई ऐसा अलग सा फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, और 3 का भी कोई ऐसा अलग सा नहीं है। अंडरस्टूड? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 1 + x + x²। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। वन, दिस इज योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। जब भी क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन नंबर साथ में जरूर लिखना चाहिए। 1 + x + x²। इसमें टर्म्स कौन कौन सी है? अभी अभी बताया था। टर्म्स कैसे पता चलेगी? टर्म्स पता चलेगी प्लस माइनस से। तो 1 के बाद प्लस आया, टर्म चेंज, सेकेंड टर्म। x के बाद टर्म आया x², प्लस आया ना तो टर्म चेंज x²। कितनी टर्म्स है टोटल? 3 टर्म्स है। कितनी टर्म्स है? 3। 1 2 3। 1 is 1, सेकेंड इज x, थर्ड इज x²। 3 टर्म्स है। ओके, 3 टर्म्स है। प्लस माइनस से हमने टर्म्स अलग कर दी। अब इन टर्म्स के अलग अलग फैक्टर्स। फैक्टर्स किस किस के? फैक्टर्स ऑफ 1, फैक्टर्स ऑफ x, फैक्टर्स ऑफ x²। ठीक है। अब 1 का क्या ही फैक्टर होगा? 1 का तो 1 ही होगा। x का भी x and 1 ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। और x² के फैक्टर क्या होंगे? x² बनता है x×x से। समझ में आई बात? अगर मैं इसका ट्री डायग्राम जो बनाओगे, ट्री फैक्टर ट्री या फैक्टर ट्री डायग्राम जो भी आप कहते हो इसे, ठीक है, 1 + x + x² का, तो क्या बनेगा बताओ? 1 x and x², और x² के आगे क्या बनेगा? x×x। ऐसे बनेगा इसका ट्री डायग्राम। ठीक है, बताओ एनी प्रॉब्लम? x² को ही तो हम x×x लिखते हैं, तभी तो x² बनता है। x² कैसे बनता है? x² बनता है x के और x के प्रोडक्ट से। एक क्वेश्चन करा था ना, z×z इटसेल्फ, यहाँ पे z² बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही, जब सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो स्क्वायर लगा देते हैं, पावर 2 लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट है y-y³। चलो जल्दी से बताओ, y-y³ में टर्म्स कितनी है और कौन कौन सी है? आप अभी मुझे बच्चे कहेंगे सर अभी तो आपने बताया था कि प्लस माइनस आएगा तो टर्म अलग कर देंगे। y and y³ दो टर्म्स हैं सर इसमें, है ना? एक y है, एक y³ है। और फिर ऐसा है तो मुझे दोनों टर्म्स के अलग अलग फैक्टर्स बता दो। फैक्टर्स ऑफ y बता दो फटाफट। सर y का तो कोई भी नहीं है, y अकेला बेचारा। पर याद रहे, कोई भी अकेला नहीं होता। ठीक है, सबके साथ कोई ना कोई है। इनका नाम है, कोई क्या नाम है? भगवान। y³ के फैक्टर बताओ। देखो y³ के कितने फैक्टर है? y है, तो y into y से ही बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? y-y³ का जब हम बनाएंगे फैक्टर ट्री डायग्राम, तो एक तो y है, एक y³ है, दो टर्म है। तो y³ को हम आगे 3 और लिख सकते हैं, y क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स निकलेंगे और निकलेंगे सेम, y into y। चाहे यहाँ पे आप ऐसे y into y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, 5xy² + 7x² y। 5xy² + 7x² y +7x² y। देखो ये ना देखने में तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी सारी टर्म्स हैं, पर टर्म्स तो हम कैसे देखेंगे? टर्म्स हम देखेंगे प्लस माइनस से। तो यहाँ पे इसमें ध्यान से देखो, 5xy² में इतने पार्ट में
कोई भी प्लस साइन नहीं आया। 5xy² में कोई भी प्लस साइन नहीं आया, ये सिंगल टर्म है। इसके बाद प्लस आता है तो सेकंड टर्म स्टार्ट होती है 7x² से। ओके। अब फैक्टर ऑफ जो फर्स्ट टर्म है हमारी, फैक्टर्स ऑफ 5xy², इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? इसके फैक्टर्स तो 5 भी है, इसके फैक्टर तो x भी है, इसके फैक्टर तो y और y भी है ना। y और y एक्चुअली में दो अलग अलग है, तो y कोमा y भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5x एंड y फैक्टर्स हैं इसके। और फैक्टर्स ऑफ 7x² y, इसमें भी ऐसे ही करेंगे। 7 भी है, x भी है ना। x इंटू एक्स से दो बार x आ रहा है, x² है ना। x तो है ही साथ में, और क्या है, y भी है। ठीक है, मैं बार बार प्रोडक्ट लगा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे, और इसका फैक्टर ट्री बना लेंगे आप लोग आराम से। बताओ, नेक्स्ट पेज पे बना के दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आ गए हैं, न्यू स्लाइड लगा के। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। 5xy² प्लस 7x²y, करेक्ट। अब इसमें हम फटाफट क्या करेंगे, फैक्टर ट्री बनाएंगे इसका। फैक्टर ट्री बनाएंगे तो दो टांगे खींच दी। दो टांगे क्यों खींची? क्योंकि दो टर्म्स है। नाम बताओ। 5xy² एंड 7x²y। अब इसके आगे कितनी सारी खींचेंगे? जितने इसके फैक्टर्स होंगे। फैक्टर कौन कौन है? 5 है, x है, y है ना। इसमें भी ऐसे ही करेंगे। बताओ क्या क्या है? 7 है, x है, y है। तो ऐसा इसका फैक्टर ट्री बन जाएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव दिस माइनस ए बी, दिस इज ई पार्ट, -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। कितनी टर्म्स है? टर्म्स कितनी है सांभा? टर्म्स है -ab, कोमा 2b², ठीक है, कोमा -3a²। देखो प्लस माइनस जहां जहां आ रहा है, ये एक टर्म है अकेली बेचारी। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई मिल जाएगा इसे। 2b² दूसरी, और 3a² तीसरी, थर्ड टर्म्स, तीन टर्म्स हैं। अब पहली टर्म का -ab के दो फैक्टर आएंगे निकल के, कौन कौन? -a एंड b लिख लेंगे। इसके कौन कौन से निकलेंगे? इसके निकलेंगे 2b, इसका क्या क्या निकलेगा? -3a एंड a, तभी तो a² है। ऐसे बना लेंगे। फैक्टर ट्री अपने आप बना लेना, ऐसे ही बनाना जैसे ये बनाया था। पहले टर्म्स लिखना, फिर आगे ऐसे ही, मतलब बनेगा ऐसे ही जैसे ये बनाया है। यहाँ पे देखो, जैसे ये बनाया है ऐसे ही बनेगा। बस इसके नीचे ऐसे तीन टांगे खींचनी है, फिर इसके आगे अलग 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 अलग, ठीक है, ऐसे अलग अलग फैक्टर ट्री बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। टर्म्स बतानी है, फैक्टर्स बताने हैं, एज इट इज क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। -4x+5, -4x+5, ठीक है। मुझे बताना है इसमें टर्म्स एंड फैक्टर्स। ये तो अब बच्चे आप लोग बता ही दोगे आराम से। टर्म्स तो बतानी सिखाई दी है ना, कैसे बतानी है टर्म्स? कैसे बतानी है? प्लस माइनस के साइन से सर। बिल्कुल सही बात। तो कितनी टर्म्स है बताओ? टर्म्स तो दो है लग रही हैं, या तीन लग रही हैं? टर्म्स है -4x एंड 5, है ना। तो फैक्टर्स तो बता ही दोगे अब। किसके? फैक्टर्स ऑफ -4x कौन कौन है? -4 तो एक कांस्टेंट हो गया, और x एक वेरिएबल हो गया। दो चीजें आ गई हमारे पास, दो फैक्टर्स आ गए इसके। और 5 तो बेचारा अकेला दोबारा से। तो 5 का तो फैक्टर 1 एंड 5 हो सकता है, जिसका कोई नहीं उसका 1, है ना। तो 1 तो फैक्टर होता ही है, सभी का फैक्टर है 1। तुम्हारा भी फैक्टर 1 है, मेरा भी फैक्टर 1 ही है। नेक्स्ट देखो, इसी बात पे -4x+5y, ये अपने आप करना। बस यहाँ पे सेम है। मैं यहाँ पे y लिख दूंगा, यहाँ पे भी y लिख दूंगा, यहाँ पे भी क्या करूंगा, y लिख दूंगा, यहाँ पे भी क्या करूंगा, y लिख दूंगा, यहाँ पे ब्रैकोमा लगा के लिख दूंगा। ये क्वेश्चन अपने आप हो गया है। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल ऐसा ही था। हम आते हैं थर्ड पे। कुछ मिसिंग नहीं है, सब ओके है। थर्ड देखो, थर्ड है 5y+3y²। 5y+3y², एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। लिखेंगे आराम से। टर्म्स कौन कौन सी? 5y एंड 3y²। अब लिखेंगे फैक्टर्स, किसके? फैक्टर्स ऑफ 5y कौन कौन है? 5 एंड y। और फैक्टर्स ऑफ 3y² कौन कौन है? 3, y, है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे, कौन सा देखेंगे? नेक्स्ट हम देखेंगे डी पार्ट, xy+2x²y²।
एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर। तो टर्म्स बताओ देखने में कितनी लग रही हैं। प्लस माइनस ढूंढना है। प्लस एक यहाँ आया इसके बाद और एक यहाँ आया, मतलब इन दोनों के बीच में एक ही प्लस आया है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है। कौन कौन सी? एक्स वाई एंड 2x² वाई स्क्वायर। अब अलग अलग फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई कौन कौन है? फैक्टर्स ऑफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई। और इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? इसके तो निकल जाएंगे फैक्टर, देखो कितने सारे। 2x, एक्स वाई एंड अगेन वाई, क्योंकि x² वाई स्क्वायर है। ये सारे फैक्टर्स हैं किसके? इस टर्म के 2x² वाई स्क्वायर के। यहाँ पे फैक्टर ट्री नहीं कहा हुआ था, हम आराम से बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबको विजिबल है ना ये? बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं। कहाँ तक हो गया? हमने कर लिए हैं यहाँ तक। ई पार्ट पे आ रहे हैं। गिव मी अ मिनट, लेट मी चेक। ऑल ओके। नेक्स्ट है पी क्यू प्लस क्यू। सेकंड ओनली। हाँ जी, कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दिस। पी क्यू प्लस क्यू, दिस इज ई पार्ट। टर्म्स कितनी है? दो। कौन कौन सी? पी क्यू एंड क्यू। ओके, सो नाउ वी हैव द फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ पी क्यू कौन कौन से आएंगे बताओ फटाफट। फैक्टर्स ऑफ पी क्यू, पी कोमा क्यू। और फैक्टर्स ऑफ क्यू बताओ, वन एंड क्यू। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आएगा 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 ए। दिस इज द एफ पार्ट। 1.2 ए बी प्लस, नहीं, 1.2 ए बी माइनस 2.4 बी प्लस 3.6 ए। आई थिंक राइट। चलो, इसमें कितने हैं फैक्टर्स ध्यान से देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द वन टर्म। उसके बाद माइनस आता है तो सेकंड टर्म, फिर प्लस आता है तो थर्ड टर्म। तो कितनी टर्म है? तीन टर्म्स हैं। तो टर्म्स हम लिख लेंगे, नो डाउट, वेरी इजीली। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो टर्म्स पहली, 1.2 ए बी, 2.4 बी और 3.6 ए। ठीक है। ये 1.2 जो है ये एक सिंगल कांस्टेंट है, फिर ए है, फिर बी है, इस तरह से है। ठीक है। तो हम फैक्टर्स लिखेंगे अब इसके। फैक्टर्स ऑफ किसके? फैक्टर्स ऑफ 1.2 ए बी के। विजिबल है? तो फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे? 1.2, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, देन ए, देन बी। फैक्टर्स ऑफ 2.4 बी, उसका कौन कौन है? 2.4 बी। फैक्टर्स ऑफ 3.6 ए, 3.6 ए। दैट्स इट, दीज आर द आंसर्स। नेक्स्ट वी हैव डन। दिस इज थर्ड क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं अब। आफ्टर दिस, अच्छा, जी और एच बचा है। जी हम यहीं पे कर लेते हैं, 3/4 एक्स प्लस 1/4, ये वाई बना दिया, 1/4। तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे टर्म्स, तो लिखेंगे 3/4 एक्स कोमा 1/4। और जब लिखेंगे फैक्टर्स इन्हीं के, किनके? फैक्टर्स ऑफ 3/4 एक्स, तो कौन कौन आएंगे? 3/4 एंड एक्स आएगा। और फैक्टर्स ऑफ 1/4 का क्या क्या आएगा? 1/4 आ जाएगा।
एच पार्ट और देख लेते हैं, चलो यहाँ पे देख लेते हैं एच पार्ट। एच पार्ट आएगा 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर। तो टर्म्स बताओ कितनी है? टर्म्स है 0.1 पी स्क्वायर, एक तो ये आ गई सिंगल टर्म 0.1 पी स्क्वायर, और दूसरी कौन सी आ जाएगी 0.2 क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसके फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स हैं 0.1 पी स्क्वायर के, फैक्टर्स ऑफ 0.1 पी स्क्वायर क्या क्या है? एक तो 0.1 कांस्टेंट वैल्यू, फिर पी है, पी कोमा पी लिख देंगे, पी स्क्वायर था। इस तरह से फैक्टर्स ऑफ 0.2 क्यू स्क्वायर के, तो इसके आएंगे 0.2 कांस्टेंट वैल्यू सिंगल टर्म मतलब सिंगल फैक्टर, देन क्यू कोमा क्यू लिख देंगे। तो दिस इज ओवर नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अब आ रहे हैं हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सबसे पहले व्हाट इज दिस कोफिशिएंट? आई हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस कोफिशिएंट। तो ये कॉफी जैसा जो वर्ड है कोफिशिएंट, ये होता है कि इट इज द कि टर्म्स में समटाइम्स एक फैक्टर होता है। देखो, जो मैं आपको ना एक एग्जांपल से बताता हूँ, आपको जल्दी से समझ में आएगा। कि जैसे अगर मेरे पास ना कुछ है, जैसे 5x है, 5x किससे बना हुआ? 5x बना हुआ है 5 मल्टीप्लाई एक्स से बना हुआ है, राइट? अब मेरे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? तो आंसर आएगा 5। अब ये क्या हुआ? ये हुआ है कि कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उस टर्म में, जिस टर्म में जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है। जैसे मैंने कहा x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, यहाँ पे x के अलावा बचा हुआ क्या था? x के अलावा 5 था, इसी को हम कहते हैं कोफिशिएंट। बेसिकली कोफिशिएंट क्या है? कि जो उसका मल्टीपल फैक्टर है x के साथ, एक्स का मल्टीपल फैक्टर, उसी को हम कोफिशिएंट कह देते हैं। एक्स के रिमेनिंग पार्ट जो मल्टीप्लीकेशन में है वो, जो मल्टीप्लीकेशन में है वो। जैसे एक नया एग्जांपल लेते हैं, नया एग्जांपल हम लेते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे, पहले आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज कोफिशिएंट। जैसे मैंने नया एग्जांपल लिया 5xy प्लस 7x, ठीक है। अगर मैंने पूछा इसमें टर्म्स कितनी है, आप कहेंगे सर इसमें दो टर्म्स है, वन टर्म, दो सेकंड टर्म। मैंने पूछा फर्स्ट टर्म में x का कोफिशिएंट क्या है, तो x के साथ 5 भी है, y भी है, x भी है, ये भी 5xy है, ये भी 5xy है। x के अलावा जो जो चीजें एडिड है, कोफिशिएंट ऑफ जो जो चीज मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में है, कोफिशिएंट ऑफ x इन टर्म 5xy, 5xy टर्म में जो भी x का कोफिशिएंट है, x के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है 5y, तो यही कोफिशिएंट है x का, ठीक है। और सेकंड टर्म में कोफिशिएंट ऑफ x इन टर्म 7x, तो यहाँ पे भी यही करना है, ये काटना नहीं है, ये मन के लिए है। x के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है, अब रिमेनिंग पार्ट क्या है इसमें x के अलावा? इसमें रिमेनिंग पार्ट है x के अलावा 7। 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ 7x। इसमें 7x में x का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। कभी कभी क्या पूछा जाता है, व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जो नंबर वाला होगा। जैसे मैं पूछूं 5xy में व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो जो नंबर वाला मल्टीप्लिकेशन में है 5, व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट? 7। और अगर कुछ नहीं है, जैसे खाली x है, तो जब अगर इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। मैंने अभी अभी बताया था, इसमें बहुत काम आने वाला है। कुछ नहीं है, जिसके कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है, उसका भगवान, उसका वन, उसका खुदा, उसका सब कुछ, ये वन ही है। तो आपको वन का ध्यान रखना है, किस, क्योंकि एक्स के साथ कुछ नहीं है मल्टीप्लाई में, तो एक्स के साथ ऑलवेज वन होता है। एक्स इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। तो जो एक्स का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो खाली नहीं छोड़ना है, वहां पे एक्स की जगह पे, मतलब एक्स के अलावा कुछ नहीं है तो 1 है, तो उसका कोफिशिएंट 1 है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो आप कहोगे 1। मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तब भी आप कहोगे 1, ठीक है। मैं पूछूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, इसमें 7 है। समझ में आ गई बात? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 7x, 7x के अलावा पूछा जा रहा है तो y। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ 5y, तो 5y के अलावा पूछा जा रहा है, कोफिशिएंट है 5y का x। इस तरह से बताना है
जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, ठीक है, उसे छोड़ देना है। उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है वही आपका आंसर है। अब देखो ये, इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन एक्स। तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट, एक सेकेंड, इसका इससे पहले भी तो था, हाँ ये आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। अब इसमें कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। अब देखो ये वाली बात आ गई, अदर देन कांस्टेंट का मतलब ये तो हम छोड़ देंगे। यहाँ पे जहां जहां पे कांस्टेंट टर्म दिखेगी वो हम छोड़ देंगे। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, और हमें लिखना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ए पार्ट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब नंबर वाला ढूंढना है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, CIENT, स्पेलिंग याद कर लेना, गड़बड़ मत करना, COEFFICIENT। कोफिशिएंट बताना है -3t² में। अब न्यूमेरिकल वाला पार्ट तो 3 है, लेकिन साइन भी हम लेंगे, तो आंसर क्या आएगा इसमें, -3। ठीक है, इसमें बताओ टी में व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टी, तो 1। व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ t², तब भी 1, क्योंकि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ t³, अब t³ के साथ भी कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है तो 1। व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, 1। व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ xy, नंबर दिखा, 2। व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 3y, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 3 है। इस तरह से आंसर्स करने हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। अच्छा, अब लिखेंगे कैसे सही तरीके से, सही तरीके से हम लिखेंगे ऐसे, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब देखते हैं, अब देखेंगे हम कैसे लिखेंगे। मैं आपको फोर्थ पार्ट से बिल्कुल एग्जैक्टली बताता हूँ। पहले हम लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसका, टर्म्स कौन कौन सी है फोर्थ पार्ट में। टर्म्स है 100m, ये लिखना ही पड़ेगा ऐसे ही, 100n। तो दो टर्म आ गई, क्योंकि प्लस आया एक बार, ठीक है, प्लस एक बार आया, उससे पहले भी एक टर्म, उसके बाद भी एक टर्म, जिसका नाम 100m, जिसका नाम 1000m। ठीक है, ये 1000 था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब हमें बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मैं कोफिशिएंट का शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसमें ऑफ 100m, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 100m। तो ऑफ कोर्स जो m के अलावा जो नंबर दिख रहा है, नंबर तो इसमें 100 ही दिख रहे हैं ना, तो वही हमारा आंसर है। सिमिलरली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 1000n, तो नंबर तो हमें 1000 ही नजर आ रहा है ना, दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको फोर्थ पार्ट एक्सप्रेस करना है कॉपी पे, पेपर में, नोटबुक पे, इस तरह से लिखना है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट्स में, नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है हमारे पास, उसमें टर्म क्या क्या है। उसमें टर्म है -p² Q² +7pq, राइट। अब इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है क्या नंबर इसमें, बताओ, मुझे आ रहा है। क्या कहेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहेंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन टर्म, इन -p² Q²। सर -p² Q² में नंबर कहाँ है, नंबर तो है ही नहीं, और जिसके पास नंबर नहीं है उसके पास 1 है, लेकिन माइनस भी लेना है, तो -1 है इसका आंसर। ठीक है, 7pq में तो आराम से दिख ही जाएगा क्या है, 7 बोल दिया ना, तो 7pq में तो नंबर है 7, तो आंसर हमारा क्या है, 7 ही है। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन 7pq इज 7। इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, इसमें है, ये वाला पार्ट अपने आप लिखना है, दो टर्म है, 1.2a 0.8b, टर्म्स में ऐसे दो लिखेंगे, और 0 पॉइंट, सॉरी 1.2a में जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आएगा वो 1.2 आएगा, और 0.8 बी में कितना आएगा, 0.8 बी में आएगा 0.8 ओनली। यहाँ पे एक ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 3.14। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट देखो, नेक्स्ट पार्ट 2l+b, 2 इंटू l+b, ये एक्चुअल में क्या है, ये है 2l+2b। तो टर्म्स हमारे पास जो है वो है 2l एंड 2b, ये एंड है, इसे थोड़ा सा तोता से उड़ गया इसके, 2l एंड 2b। अगर मैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इस टर्म में पूछूंगा तो आप बता दोगे आराम से, अब तो बता ही दोगे, 2 है और यहाँ पे भी 2 है ना। लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट इन 2l 2, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी लिख लेना,
न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन 2b, that is also 2. ठीक है आंसर। एनी प्रॉब्लम? लास्ट वी हैव 0.1y plus 0.01 y square. Number is it is ninth part, 0.1 y plus 0.01 y square। ठीक है। तो इसके बाद आपको एक सरप्राइज दिखाएंगे। यहाँ पे है टर्म्स क्या क्या, 0.1 y एंड 0.01 y स्क्वायर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन फर्स्ट टर्म मींस 0.1 y, तो 0.1 ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। और दूसरे में इसमें दूसरी टर्म क्या थी? 0.01 y स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.01। दिस इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। लेट मी शो यू वन थिंग। लेट मी चेक इट, मे बी इट इज हियर ओनली। हाँ, ये यहीं पे ही है। ट्रिक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा देता हूँ। दिस वाज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। नाउ वी हैव नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हमने ये थर्ड फिनिश कर दिया है, कहाँ तक? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट तक। अब हमें ध्यान से करना है क्वेश्चन नंबर 4। देखो कैसे, हमें ढूंढने हैं टर्म्स जिसमें एक्स हो, वही टर्म्स चाहिए हमें। तो जब हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सारी टर्म्स नहीं लिखनी है, अब हमें हमें लिखनी है टर्म्स विच कंटेन एक्स। टर्म्स विच कंटेन एक्स। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ अदर देन कांस्टेंट वाला यही था एक, क्योंकि इसी में एक ही कांस्टेंट आया था। इसी का ध्यान रखना है फर्स्ट का, 5 - t²। 5 का कोफिशिएंट 5 नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। हमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट चाहिए वो अदर देन कांस्टेंट है, तो ये तो कट जाएगा, इसका तो हमें कुछ देखना ही नहीं है। यहाँ पे अदर देन वेरिएबल देखेंगे, t² के अलावा जो -3 है, सिर्फ वही है। बाकी सारे तो आपको समझ में आ ही गए हैं। यही एक स्पेशल था जिसमें हमें 5 का कोफिशिएंट नहीं लेना है। वाई? बिकॉज इसमें लिखा है अदर देन कांस्टेंट। ठीक है, इसलिए। यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स। तो टर्म्स वही वाली चाहिए हैविंग एक्स, जिसमें एक्स है। पहला देखो, पहले वाले में सिर्फ एक ही टर्म ऐसी है, दो टोटल तो दो टर्म्स है, y² एंड y। लेकिन y जो सेकंड टर्म है, ये हमारे काम की नहीं है। क्यों नहीं है काम की? क्योंकि इसमें x ही नहीं है। हमें क्या चाहिए? टर्म्स हैविंग x। ऐसी ऐसी टर्म्स निकालनी है जिसमें x हो। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टर्म है y²x, सिर्फ इसी ये इसीलिए काम किया क्योंकि इसमें x है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोफिशिएंट। किसका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए। तो यहाँ पे y² इज द कोफिशिएंट, क्योंकि कोफिशिएंट x का देना है, तो x के अलावा बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट इज योर कोफिशिएंट। ठीक है। तो y² इज योर आंसर। दैट्स इट। इस तरह से करना है, कुछ नहीं है, बस समझ के करना है। बात को ध्यान से सुननी है, दिमाग में भेजे में उतार लेनी है। दैट्स इट। नंबर है सेकंड, 13y² - 8yx। ठीक है। अब इसमें देखो, जो टर्म्स हैं वो कितनी है? दो। लेकिन पहले वाली तो हमारी काम की नहीं है, क्योंकि इसमें x नहीं है, तो इसे हम छोड़ देंगे। हम लिखेंगे इसमें से टर्म्स हैविंग x। तो x तो इस वाले में नहीं है, किसमें है? इसमें है। सेकंड जो टर्म है इसमें x दिख रहा है। तो टर्म्स हैविंग x कौन कौन सी है? टर्म्स हैविंग x ओनली सेकंड टर्म है, दैट इज -8yx। -8yx। ठीक है। तो इसमें भी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है?
कोफिशिएंट ऑफ एक्स -8y, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं लेना, सिर्फ न्यूमेरिकल नहीं लेना, एक्स के अलावा जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो सारा हमारा कोफिशिएंट है, वही सारा हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर ये पूरा है -8y। ठीक है, डन। अब देखो इसमें, अब मैं यहीं पे बता रहा हूँ सीधा, y हमारे काम की नहीं है, 2 हमारे काम की नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट नहीं है। तो इसमें जो टर्म है x है, टर्म्स हैविंग x, दैट इज x ओनली। एंड कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, क्योंकि 1 इज द ओनली कोफिशिएंट ऑफ एवरीवन। जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 है, याद रखो, जिसके साथ कोई नहीं है उसके साथ 1 है, 1। तो 1 इज द आंसर। क्योंकि x के साथ भी हम, x के साथ 1 इसलिए है क्योंकि x इंटू 1 x ही होता है। समझ में आई ना बात? ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x 1 हो गया। यहाँ पे देखो 5 हमारे काम की नहीं है, z हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जो टर्म है, दिस इज फोर्थ पार्ट, वो सिर्फ हमारी एक काम की है, टर्म्स हैविंग x, टर्म हैविंग x, दैट इज zx। अरे ये तो इसके ऊपर चलना चाहिए था, रुक जाओ। टर्म हैविंग x, दैट इज योर zx। और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x, zx में कोफिशिएंट जो है वो z है, x के अलावा देखना है, तो z इज द आंसर। यहाँ पे दो टर्म है जिसमें x आ रहा है, दिस इज वी हैव फिफ्थ पार्ट, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। तो टर्म्स निकलेंगी यहाँ पे दो, कौन कौन सी? x एंड एक्स वाई। ठीक है, x एंड एक्स वाई। तो जो कोफिशिएंट निकलेंगे वो कौन कौन से निकलेंगे ये बताओ? कोफिशिएंट ऑफ x इन x, कोफिशिएंट ऑफ x इस वाली टर्म में तो 1 ही है, और कोफिशिएंट ऑफ x इन एक्स वाई, कोफिशिएंट ऑफ x इन एक्स वाई, दैट इज योर y। क्योंकि x के अलावा तो y बचा, और यहाँ पे x के अलावा कुछ नहीं बचा, तो 1 आंसर। यहाँ पे x के अलावा y बचा, तो y आंसर। यू हैव सिक्स्थ नाउ हियर, जो कि है ये 12xy² प्लस 25। ठीक है, इसमें मुझे ये बताओ, इस टर्म में x नहीं आ रहा, हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हमारे काम की टर्म कौन सी है? ये वाली, टर्म हैविंग x, टर्म हैविंग x, 12x² सॉरी, और कोफिशिएंट ऑफ x इन 12xy², ये 12 का 21 लिख दिया। देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे, x के अलावा जो बचा हुआ है, x के अलावा क्या क्या बचा हुआ है? 12 बचा हुआ है और y² बचा हुआ है, तो आंसर आ जाएगा 12y²। ठीक है, दिस इज योर आंसर। डन। ओके, लास्ट वन मोर पार्ट, यू हैव सेवेंथ। इसमें भी दो टर्म्स आएंगी, कौन कौन सी? एक तो आ जाएगी 7x, एक आ जाएगी xy²। और जब कोफिशिएंट निकालेंगे 7x में x का, तो 7 आएगा, और कोफिशिएंट ऑफ x इन xy² तो आ जाएगा y², क्योंकि x के अलावा तो y² ही बचेगा ना इसमें। तो मैंने ये वो नहीं लिखी ऐसे, लैंग्वेज लैंग्वेज ऐसे लिखनी है, आप अपने आप लिखेंगे सेवेंथ में। अब देखो नेक्स्ट, हम कर देते हैं जादू, सब गायब। नाउ वी हैव बी पार्ट। फर्स्ट इज 8 माइनस xy²। अब देखो, आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y², टर्म्स हैविंग y², जिसमें y² है वो वाली टर्म्स बतानी है। इस टर्म में y² नहीं है, हमारे काम के नहीं है, लेकिन जो सेकंड टर्म है -xy², दिस इज योर सेकंड टर्म, इसमें तो y² है बिल्कुल। और कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है भाई? फिर कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y² इज -x, क्योंकि y² के अलावा तो -x बचेगा, तो आंसर क्या आएगा? -x। जिसे ये बात समझ में आ गई, उसके लिए बाकी के पार्ट्स भी बहुत इजी है। 5y² प्लस 7x में जो टर्म्स हमें चाहिए वो सिर्फ 5y² है, क्योंकि और जगह पे इस वाली सेकंड टर्म में 7x में y²
नहीं है, हमें चाहिए वाई स्क्वायर वाली टर्म, टर्म्स हैविंग वाई स्क्वायर। और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बताओ, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 5। ओके, बताओ कितना है। इसमें जब हम थर्ड में आएंगे, +7 वाई स्क्वायर, इस क्वेश्चन में कहाँ कहाँ पे वाई स्क्वायर है, इसमें तो वाई स्क्वायर नहीं है, हमारे काम की टर्म नहीं है। इसमें वाई स्क्वायर है, तो टर्म्स जब हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -15 x वाई स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर है, हाँ, 7 वाई स्क्वायर। और कोफिशिएंट बताएंगे इसमें वाई स्क्वायर का फर्स्ट टर्म में, कोफिशिएंट इन -15 x वाई स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर के अलावा क्या बचा हुआ है, इसमें वाई स्क्वायर के अलावा बचा हुआ है -15 x, और इसमें वाई स्क्वायर के अलावा क्या बचा हुआ है, 7। इसमें आंसर 7 आएगा, इसमें आंसर -15 x आएगा। दैट्स इट, क्वेश्चन नंबर 4 इज ओवर। अब हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल भी समझना है। उसके बाद हमें 5 6 7 8, बस खत्म। 5 6 7, दो बातें बची है, पहले हम देखेंगे मोनोमियल कौन सा है, फिर देखेंगे बाइनोमियल कौन सा है, फिर देखेंगे ट्राइनोमियल कौन सा है। उससे पहले हम आते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में। यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा था मैं बीच बीच में आता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, समझाता रहूंगा व्हाट इज ये मोनोमियल। जिसमें मोनोमियल, मोनोमियल जिसमें मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मतलब होता है वन। जब आप लोग बड़े हो जाओगे, जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री केमिस्ट्री नाम सुना है साइंस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, पीसीएम पीसीबी, केमिस्ट्री जो होती है, उसमें मोनो आता है, डाई आता है, बाई आता है, ट्राई आता है, ये सब चीजें आती हैं। तो मोनोमियल में मोनो का मतलब होता है वन। तो मोनोमियल उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास कितनी टर्म्स होती हैं, जिसमें हमारे पास वन टर्म होती है, ओनली वन टर्म। ठीक है। और बाइनोमियल क्या होता है, बाई 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 मतलब टू, बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब टू, बाई मीन्स टू। तो इसका मतलब क्या है, बाइनोमियल मतलब जिसमें टू टर्म्स हो। तो टू टर्म्स हो, हमें टर्म्स तो कितनी आती है, तो टू टर्म्स हो तो बाइनोमियल बोल देंगे। और अगर थ्री टर्म होगा, यहाँ पे देखो, तो ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब थ्री, ट्राई जैसे ट्राइंगल, ट्राई मतलब थ्री। ठीक है, तो तीन टर्म्स वालों को क्या कह देंगे, ट्राइनोमियल। और इन जिसमें एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो, एनी एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स, उन सबको हम पोलिनोमियल ही कहते हैं। ये मत करना कि सर तीन टर्म से ज्यादा होगा तो वो पोलिनोमियल है ना। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी पोलिनोमियल ही हैं, बस वो स्पेसिफिकली इनके टाइप्स हैं। मोनोमियल भी पोलिनोमियल ही है, बाइनोमियल भी पोलिनोमियल ही है। ये बातें ध्यान रखना, ये बातें बताई नहीं जाती, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता। वो 10th में आ जाते हैं, 9th में आ जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता पोलिनोमियल और मोनोमियल ये अलग अलग है, डिफरेंस है, सेम है, क्या है। उन्हें लगता है पोली मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं है। मोनोमियल भी पोलिनोमियल ही है, बस वो थोड़ा स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि पोलिनोमियल तो ऐसा है जिसमें एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म्स हो, उन सबको हम पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में मत रखना, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। और अब हम करेंगे आगे। चलो पहले ये फिफ्थ इसी तरह से निपटा देते हैं, पहले इसको किस्सा खत्म कर देते हैं। मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, हमें समझ में आ गया है। तो फर्स्ट वाला कैसे है, फर्स्ट वाला है 4y - 7z। तो अब मुझे बताओ कितनी टर्म है। टर्म तो सर दो लग रही है, एक प्लस माइनस की वजह से, एक ये। कौन सी टर्म है फर्स्ट, टर्म्स है इसमें दो, कौन कौन सी, 4y और 7z। 4y और 7z दो टर्म्स है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बायनोमियल। ठीक है। ये है सर सिंगल वाई स्क्वायर, तो ये क्या है, ये है मोनोमियल। ठीक है। इसमें एक दो तीन, तीन टर्म आ रही है, तो क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे ट्राइनोमियल। ये सिंगल बेचारी अकेली, अब अकेला है तो इसके लिए कोई ढूंढो, इसका नाम है मोनोमियल। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ab - a - b कितनी टर्म्स है, तीन। क्योंकि एक ये है, एक ये है, एक ये है, क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है बीच में, तीन टर्म है, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। मैं सिर्फ ए बी ये लिख रहा हूँ, मोनोमियल पे m लिखूंगा, बाइनोमियल पे b लिखूंगा, ट्राइनोमियल पे t लिखूंगा, ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पे देखो कितनी है, दो टर्म है, 5 and 3t, तो ये क्या है, बाइनोमियल। यहाँ पे एक टर्म ये है, फिर माइनस आया, फिर दूसरी टर्म ये है, तो ये क्या है, ये भी बाइनोमियल।
सिंगल टर्म, कोई प्लस माइनस नहीं आया, सिंगल टर्म तो मोनोमियल। टर्म बताओ कितनी है, तीन है, तीन है तो ट्राइनोमियल। टर्म बताओ कितनी है, दो है, दो है तो बाइनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, तीन है तो ट्राइनोमियल। बस किस्सा खत्म। कितने इजीली हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया समझ के, है ना। बस इसी तरह से क्वेश्चंस को उड़ा देंगे। अब देखेंगे सर ये लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या है, तो हमें आना पड़ेगा वापस से चैप्टर के स्टार्टिंग पे। अब हम देखेंगे व्हाट इज लाइक और व्हाट आर अनलाइक टर्म्स। ठीक है। टर्म जो लाइक होती हैं, लाइक किसे कहते हैं, लाइक होते हैं सेम, आई लाइक यू वाला लाइक नहीं, जो सेम दिखते हैं, इट लुक्स लाइक यू, ये तुम्हारे जैसा दिखता है। तो जो सेम दिखने में होते हैं उन्हें कहते हैं लाइक। ठीक है। वैसे लाइक के दो तीन मतलब होते हैं, जैसे मैंने अभी कहा मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू वाला लाइक, लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है। और लाइक का मतलब होता है सेम दिखना, कि इट लुक्स लाइक यू, तुम्हारे जैसा दिखता है। तो लाइक का मतलब समान, सेम। टर्म्स हैविंग सेम algebraic factors, लाइक टर्म्स हैविंग डिफरेंट, जो सेम नहीं दिखते, अनलाइक मतलब डिफरेंट। नोट लाइक को अनलाइक कहते हैं, अनलाइक मतलब होता है नोट सेम, नोट सेम मतलब डिफरेंट। ठीक है। अच्छा चलो, अब उसको ये वाली बात समझ में नहीं आई, घुस ही नहीं दिमाग में, अब घुसेगी। यहाँ पे देखो एग्जांपल, 4xy माइनस 3xy, एल्जेब्रिक फैक्टर क्या है, एल्जेब्रिक फैक्टर है यहाँ पे एक्स वाई, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक्स वाई। तो ये सेम हो गए ना, सेम है तो लाइक। लेकिन अगर मैं यहीं पे ही y हटा दूं, y उठा दूं, सिर्फ कहूं 4xy एंड माइनस 3x, अब तो अलजेब्रिक फैक्टर अलग अलग हो गए। यहाँ पे अलजेब्रिक फैक्टर एक्स वाई दिख रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है एक्स, ओनली एक्स, वाई भी नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये नोट लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म्स है। बस इस तरह से देखना है। अगर तुम्हें वेरिएबल सेम दिख जाए तो आप कहेंगे कि लाइक टर्म्स है, और अगर ना दिखे सेम अलजेब्रिक फैक्टर तो अनलाइक टर्म है। देखो जैसे कांस्टेंट है दोनों, ना यहाँ पे कुछ ना यहाँ पे कुछ, तो दोनों कैसी है, फर्स्ट 1 and 100, ये लाइक टर्म्स हैं। 1 and 100 दोनों ही कांस्टेंट है ना, तो लाइक टर्म्स है, लाइक। ये भी देखो 7x 5/2x, कांस्टेंट नहीं देखना, क्या देखना है, वेरिएबल, अलजेब्रिक फैक्टर देखना है, एक्स एक्स देखना है, एक्स एक्स देखा लाइक है। यहाँ पे देखो एक्स और वाई अलग अलग आ गया, अलग अलग आ गया तो अनलाइक है। एक जगह एक्स आ रहा है, दूसरी जगह वाई आ रहा है, तो अनलाइक हो गया। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे देखो फिर फोर्थ क्वेश्चन इज वाई इंपॉर्टेंट। यहाँ पे 14xy है, यहाँ पे 42y(x) है। एक्स वाई को हम वाई एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम एक्स वाई को मल्टीप्लाई में ही वाई एक्स लिखते हैं, ये एक ही बात है। तो ये अनलाइक नहीं है, ये लाइक ही है, क्योंकि एक्स वाई ही वाई एक्स है, सेम बात है ये, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। दिस इज सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, आगे पीछे करके लिखा हुआ है, पहले एक्स वाई लिखा हुआ है, फिर वाई एक्स लिखा हुआ है, पर ये सेम नहीं है, दिस इज नॉट सेम। देखो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट में 4m² p और 4m p², ऐसे नहीं करा कि स्क्वायर किस पे लगा दिया, इधर p पे लगाया हुआ है स्क्वायर और इधर m पे, तो ये लिखने का तरीका नहीं है। यहाँ पे जो 4m² है वो 4m(m)p है, दो बार m है, और यहाँ पे जो 4m p² है वो p दो बार है। अब देखो ये तो अलग अलग है ना, m दो बार और p दो बार, तो इसीलिए ये क्या है, ये है अनलाइक, क्योंकि अलग अलग, अलग अलग m²p m p² अलग अलग दिखेंगे, तो अनलाइक है। अब लास्ट वाला जो बचा है, ये भी लाइक है या अनलाइक है बताओ, ये भी अनलाइक है। यहाँ पे एक्स जेड दिख रहा है, यहाँ पे x² z² है, अनलाइक है। समझ में आई बात। तो अब हम समझ गए, अब हम समझदार हो गए, अब हम निकाल लेंगे लाइक टर्म्स कौन सी है और अनलाइक टर्म्स कौन सी है। इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ हमें लाइक और अनलाइक टर्म्स बतानी थी, इसमें सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करनी है लाइक लाइक कौन कौन सी है, ढूंढनी है, ढूंढ ढूंढ के निकालनी है, ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे ए पार्ट में से। देखो ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं। पहले हम ढूंढते हैं XY² वाले, -xy²। अब -xy² कहाँ पे है, और यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये है 2xy²। और कौन सा है XY², ये है, नहीं 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 नहीं, ये है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो बस ये है दोनों लाइक टर्म्स। अब ले आते हैं आगे, तो ये खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, लाइक टर्म्स। अब देखते हैं 4y माइनस 4y(x²),
वाई एक्स स्क्वायर वाले या एक्स स्क्वायर वाई वाले। तो हमें ये तो दिख ही रहा था 4y x², एक ये भी दिख रहा था 20 देखो स्क्वायर एक्स के ऊपर है और वाई अकेला है। खैर अकेला तो नहीं है, अकेला तो कोई नहीं होता, अभी समझाया था। -4y x² कोमा 20 x² तो ये तो हो गए दोनों, इसके अलावा तो कोई नहीं है। ठीक है, ये दोनों भी कैसे हो गए, लाइक। अब एक्स स्क्वायर वाले ढूंढते हैं। 8x² -11x², ये दोनों भी कौन से हैं, ये भी लाइक हैं। इसके अलावा एक्स स्क्वायर वाला एक और है, ये देखो ये रहा। तो ये भी गया 8x², ये भी गया 11x², ये भी गया -6x²। मैं यहाँ पे -6x² भी लिख लेता हूँ। ये भी हो गया, तीन तीन हो गए। अब 7y वाले ढूंढो। वाई वाले, 7y वाले नहीं, वाई वाले जिसका एल्जेब्रिक फैक्टर वाई हो। तो एक, तो जी कौन सा है, सब ये वाई है अकेला। यहाँ पे ये देखो। तो ये 7y भी कट गया और ये अकेला y भी कट गया, ये भी कैसा है, लाइक है। उसके अलावा खाली x वाले देख लो। ये देखो -100x। और खाली x वाला एक ये है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में देखो 3x। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ बचा हुआ है, दैट इज -11y x। वाई एक्स कह सकते हैं या एक्स वाई कह सकते हैं। और एक और बचा हुआ है 2xy, तो ये भी कैसे हैं, लाइक टर्म्स है। ठीक है, ऐसे हमने डिफरेंस कर करके सबको लाइक टर्म्स के कॉलम्स बना दिए। ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये सब लाइक टर्म्स हैं। डन, समझ में आई बात। अब इसी तरह से बी पार्ट करेंगे। देखो पी क्यू वाले ढूंढते हैं, 10 PQ, जहां पे पी क्यू आ रहा है। एक तो ये आ रहा है, कोमा -7 QP या PQ, बात एक ही है। और कहीं है, एक ये भी है। तो हमने ये काटा, एक ये काटा, कोमा 78 QP, एक ये भी काट दिया। खत्म हो गया QP। चलो एक आंसर लाइक टर्म्स का निकल गया। उसके बाद देखो 7P है, तो हम ढूंढते हैं खाली P वाले। 7P, ये नहीं है। 7P ओनली P, ओनली P, ओनली P, कहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है, नहीं है। तो सिर्फ अकेला ही है बेचारा, एक बार और देखना पड़ेगा। ऐसा होता तो नहीं है। ये है, ये रहा देखो, मिसिंग हो गया था, कोमा 2405P, ये रहा। ये हमारा आंसर आ गया। अब ढूंढते हैं Q वाला। ये देखो 8Q के बाद और कौन सा Q वाला है, एक ये वाला है Q खाली, -100Q। और और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं -P² Q² वाला, जिसमें P के ऊपर भी स्क्वायर और Q के ऊपर भी स्क्वायर, एक ये बचा हुआ है 12Q² P², एक ही बात है। ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब ढूंढ रहे हैं हम अकेला बेचारा जो न्यूमेरिकल ओनली है, मतलब न्यूमेरिकल ओनली मीन्स ओनली कॉन्स्टेंट्स है। तो -23। उसके अलावा एक 41 नंबर भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। -23 ये रहा, 41 ये रहा, ये भी कट गया, ये भी आंसर है। इस तरह से अलग अलग लाइन में लिखने हैं, दीज आर लाइक टर्म्स। ठीक है, उसके बाद एक ये P²Q वाला बचा हुआ है। और एक ये, चलो पहले इन्हें काट देते हैं, ये P² वाले दोनों मिल गए। -5P² यहाँ पे है, और एक ये बचा हुआ है 701P² यहाँ पे है। ठीक है, अब लास्ट में बस ये बचे हैं P²Q, यही आंसर है। कौन कौन से, माइन ये है 13P²Q एंड खाली QP², एक ही बात है। आंसर, दैट्स इट। योर एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी वीडियोस को शेयर किया करो, ताकि वो लोग भी वीडियो को देखें, बुद्धि आए, क्वेश्चन जब समझ में आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और सब्सक्राइब करवाओ इसे, फटाफट 1K करवाओ जल्दी से सब लोग, जिसे जिसे वीडियोस और चाहिए। इसी से मोटिवेशन आएगा। चैनल पे कमेंट किया करो। कमेंट नहीं आता किसी का, वीडियो देख लेते हो, कुछ भी चीज समझ में ना आ रही हो, अगर नहीं आ रही है तो कमेंट करो, अगर आ रही है तो उस पे कुछ भी कमेंट किया करो। समझ में आया है, अंडरस्टूड लिख दो। ठीक है, ऑल क्लियर लिख दो, एनीथिंग, प्रेज कर दो, तारीफ कर दो। अगर समझ में आया तो कमेंट जरूर किया करो, हर वीडियो पे कमेंट होना चाहिए आपसे। चलो इसी के साथ टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच। पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ नाउ।